क्या इंडियन एयरफोर्स का पुराना मिग-29 अब तेजस और Su-30 MKI जितना स्मार्ट बनने वाला है? क्या डीआरडीओ का 1500 किलोमीटर रेंज वाला रुद्रम 4 मिसाइल पहली बार कैमरा में कैप्चर किया गया है? और डिफेंस ऑफसेट पॉलिसी को लेकर पार्लियामेंट में ऐसा क्या खुलासा हुआ है जिससे मेक इन इंडिया पॉलिसी के ऊपर ही सवाल उठने खड़े हो गए हैं? आज की वीडियो में हम ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन एयरफोर्स के मिग-29 यूपीजी फाइटर्स की तरफ से है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी अपने 36 मिग-29 यूपीजी एयरक्राफ्ट्स में सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोज को इंटीग्रेट करने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। इस अपग्रेड के बाद मिग-29 यूपीजी भी तेजस मार्क 1 और Su-30 MKI की तरह नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी से फुल्ली कनेक्ट होने वाले हैं। जैसे कि आप सभी को शायद पता होगा कि पिछले कुछ सालों से इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी अपनी पूरी फाइटर फ्लीट को एक सिक्योर नेटवर्क की मदद से कनेक्ट करने पर काम किया जा रहा है। इस प्रोग्राम के अंदर रफाल के नेक्टर 1 और नेक्टर 2 सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोज को पहले ही तेजस मार्क 1 और Su-30 MKI में इंटीग्रेट किया जा चुका है। अभी वही एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम को मिग-29 यूपीजी फ्लीट में भी इंस्टॉल करने की प्रक्रिया शुरू किया जा रहा है, जिसे हमारे सभी एयरक्राफ्ट रियल टाइम में फाइटर एयरक्राफ्ट, ग्राउंड स्टेशन और हमारे इंटीग्रेटेड एयर कमांड नेटवर्क के साथ भी कनेक्ट हो पाएंगे और इनक्रिप्टेड डाटा शेयर कर पाएंगे। सबसे खास बात यह कि नए सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोज को एयरक्राफ्ट की एग्जिस्टिंग मिल स्टैंडर्ड 1553 डाटाबस के साथ ही इंटीग्रेट किया जाएगा। मतलब इसको इंटीग्रेट करने के लिए मिग-29 की पूरी वायरिंग या एवियोनिक्स आर्किटेक्चर को बदलने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। इसी वजह से मिग-29 यूपीजी का एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट, रडार वार्निंग रिसीवर और टैलिस्मैन जैमर भी बिना किसी बड़े मॉडिफिकेशन के अपना काम जारी रख सकते हैं। अब ये इंटीग्रेशन उधमपुर एयरफोर्स स्टेशन, श्रीनगर एयरफोर्स स्टेशन और नासिक के 11 बेस रिपेयर डिपो में लगभग 18 महीने के अंदर 8 अलग अलग बैच में करने का प्लान किया जा रहा है। और इस अप्रोच की वजह से किसी भी स्क्वाड्रन की ऑपरेशनल अवेलेबिलिटी पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि इनको बैच वाइज कंडक्ट किया जाएगा। और अभी एयरक्राफ्ट की रोटेशन के हिसाब से इनको अपग्रेड करने का प्लान किया जा रहा है, यानी कि जब हमारे मिग-29 का सर्विस ड्यू होगा उसी टाइम के अंदर ही इनको नए सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो से अपग्रेड कर दिया जाएगा। अगला अपडेट डीआरडीओ के रुद्रम मिसाइल प्रोग्राम की तरफ से है। रिपोर्ट्स के मुताबिक डीआरडीओ एरो क्लस्टर मीटिंग में सामने एक नई इमेज ने डिफेंस सर्कल में काफी चर्चा शुरू कर दिया है। इस इमेज में इंडियन एयरफोर्स का Su-30 MKI फाइटर्स को एक ऐसे एयर टू ग्राउंड या एयर टू सरफेस मिसाइल के साथ देखा गया जो साइज में रुद्रम 3 से काफी बड़ा दिखाई पड़ रहा है। इस वजह से कई डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये डीआरडीओ का नेक्स्ट जनरेशन रुद्रम 4 मिसाइल का पहला झलक हो सकता है। हालांकि अभी तक डीआरडीओ और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से इसको लेके कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं दिया गया है, लेकिन रिसेंटली डीआरडीओ के फॉर्मर चीफ की तरफ से एक इंटरव्यू के दौरान ये बात जरूर बताया गया था कि इसी साल डीआरडीओ की तरफ से कुछ नए मिसाइल को अनवील किया जाने वाला है। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि रुद्रम मिसाइल फैमिली को इंडियन एयरफोर्स के लॉन्ग रेंज स्टैंड अप स्ट्राइक और सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस मिशन के लिए डेवलप किया जा रहा है। रुद्रम 1 और रुद्रम 2 के बाद अभी रुद्रम 3 लगभग 550 किलोमीटर रेंज के साथ आने वाला है, जो कि अभी डेवलपमेंट फेज में और इसके कुछ कैप्टिव ट्रायल कंडक्ट किए जा रहे हैं। लेकिन जो नई इमेज सामने आ रही है उसमें मिसाइल का बॉडी डिजाइन काफी लंबा और काफी बल्कि नजर आ रहा है। इससे ये बात अभी अंदाजा लगाया जा रहा है कि इसका रेंज और कैपेबिलिटी दोनों पहले के मिसाइल्स के मुकाबले काफी ज्यादा होने वाला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रुद्रम 4 को डीआरडीओ के एडवांस सिस्टम लैबोरेटरी की तरफ से डेवलप किया जा रहा है और इसका टारगेटेड रेंज लगभग 1000 किलोमीटर से 1500 किलोमीटर के बीच होने वाला और ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल होने वाला है। इतनी लंबी रेंज होने की वजह से इंडियन एयरफोर्स बिना एनिमी एयर डिफेंस जोन में घुसे ही दुश्मन की हाई वैल्यू स्ट्रेटेजिक टारगेट पर स्ट्राइक कर सकेगी। कुल मिलाकर अभी इस इमेज को रुद्रम 4 कहना भी कुछ हद तक ठीक नहीं होने वाला है, क्योंकि अभी तक हमें सही से नहीं पता कि ये कौन सा मिसाइल होने वाला है। लेकिन अगर फ्यूचर में ये स्पेकुलेशन सही साबित होता है तो रुद्रम 4 इंडियन एयरफोर्स का सबसे पावरफुल इंडिजिनस लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक स्टैंड अप मिसाइल में से एक बन सकता है और भारत की डीप स्ट्राइक कैपेबिलिटी को काफी हद तक एनहांस कर सकता है। अगला अपडेट भारत की डिफेंस ऑफसेट पॉलिसी की तरफ से है। अभी पार्लियामेंट की पब्लिक अकाउंट कमेटी की तरफ से डिफेंस ऑफसेट प्रोग्राम को लेकर एक काफी बड़ा चिंताजनक रिपोर्ट को पेश किया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 45% डिफेंस ऑफसेट कमिटमेंट अभी तक पूरे नहीं हो पाए हैं।
यानी जिन फॉरेन डिफेंस कंपनीज ने भारत के साथ बड़े डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट साइन किए थे, उनमें से कई कंपनीज अभी भी अपनी ऑफसेट ऑब्लिगेशन को पूरा नहीं कर रहे हैं। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि भारत की तरफ से साल 2005 में डिफेंस ऑफसेट पॉलिसी को लॉन्च किया था। इस पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव था कि जब भी कोई फॉरेन कंपनी भारत में बड़े डिफेंस प्लेटफॉर्म बेचेगा तो उस कॉन्ट्रैक्ट के कुछ हिस्से भारत के डिफेंस इंडस्ट्री में उनको वापस इन्वेस्ट करना पड़ेगा और इसके तहत फॉरेन कंपनीज को इंडियन कंपनीज से कंपोनेंट खरीदने, लोकल मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करने, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने या रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करना पड़ सकता है। इस पॉलिसी का मकसद भारत की इंडिजिनस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी को मजबूत बनाना था। लेकिन पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक इस समय 26 ऑनगोइंग ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट में से लगभग 9.9 बिलियन यानी लगभग $10 बिलियन की ऑफसेट ऑब्लिगेशन है, जिसमें से सिर्फ 5.46 बिलियन की ऑफसेट ऑब्लिगेशन पूरा हुआ है, यानी अभी लगभग 55% ही कंप्लीट हो पाए और बाकी बचे 4.48 बिलियन का कमिटमेंट अभी भी पेंडिंग पड़ा हुआ है। रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया कि अब तक कुल 56 ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट साइन किए जा चुके हैं, जिनको 2033 तक कंप्लीट किया जाना चाहिए। सबसे खास बात यह कि पार्लियामेंट्री कमेटी ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट और मॉनिटरिंग सिस्टम पर ही सवाल खड़ा किया है। कमेटी का मानना है कि प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस में काफी सारे लूप होल पाए गए हैं, इसकी वजह से ऑफसेट कमिटमेंट का प्रॉपर मॉनिटरिंग यहाँ पे नहीं हो पा रहा और इसका फायदा अभी फॉरेन कंपनी उठा रहे हैं। इस वजह से फ्यूचर में नेगोशिएशन कंप्लीट होने से लेकर कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होने तक एक मजबूत मॉनिटरिंग मैकेनिज्म को लाने के लिए पार्लियामेंट्री कमेटी की तरफ से कहा जा रहा है। कुल मिलाकर डिफेंस ऑफसेट पॉलिसी ने भारत के डिफेंस इकोसिस्टम को मजबूत बनाने में योगदान तो जरूर दिया है, लेकिन पार्लियामेंट्री कमेटी की इस रिपोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि अभी इसकी इम्प्लीमेंटेशन में काफी सुधार की जरूरत पड़ने वाली है, खासकर जब भारत मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट और बड़े नेवल वॉरशिप और सबमरीन प्रोजेक्ट पर काम करने वाला और बड़े डिफेंस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। तब इफेक्टिव ऑफसेट इम्प्लीमेंटेशन ही मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को असली बूस्ट देने वाला है, वरना ये भी अगर फेल होते हैं तो हमें काफी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। अगला अपडेट डीआरडीओ के प्रलय टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम की तरफ से है। रिपोर्ट्स के मुताबिक डीआरडीओ ने एक नया रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल यानी आरएफपी को जारी किया है, जिसके अंदर इंडियन कंपनीज को 8x8 प्रहार लॉन्चर को अपग्रेड करके उसमें एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम को इंटीग्रेट करने के लिए कहा गया है। इस अपग्रेड के बाद ये लॉन्चर फ्यूचर में प्रलय टैक्टिकल क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च करने में कैपेबल हो जाएंगे। ये प्रलय प्रोग्राम के ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट की तरफ एक और बड़ा कदम माना जा रहा है। जैसे कि आप सबको शायद पता होगा कि प्रलय मिसाइल को डीआरडीओ ने प्रहार टैक्टिकल मिसाइल और पृथ्वी डिफेंस व्हीकल की टेक्नोलॉजी को कंबाइन करके डेवलप किया है। ये कैनिस्टर लॉन्च टैक्टिकल सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, जिसकी रेंज लगभग 150 किलोमीटर से लेकर 500 किलोमीटर तक बताई जाती है, जो कि इसकी पेलोड के ऊपर डिपेंड करने वाला है। सबसे खास बात यह कि अभी डीआरडीओ इसके लिए एक नए लॉन्चर को डेवलप करने के वजह एग्जिस्टिंग प्रहार लॉन्चर को ही अपग्रेड करने का प्लान किया जा रहा है। इससे कॉस्ट कम होने वाला और इसका डिप्लॉयमेंट काफी तेजी से किया जा सकता है। रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल के मुताबिक सिलेक्टेड कंपनी को लॉन्चर पर नए कम्युनिकेशन शेल्टर, सेटकम सिस्टम, लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन सिस्टम, टेलीस्कोपिक मास्ट, एंटीना इंटीग्रेशन और पावर मैनेजमेंट सिस्टम को इंस्टॉल करने की जरूरत पड़ने वाली है। इसके अलावा लॉन्चर में EMI और EMC जैसे सील्डेड शेल्टर भी लगाए जाएंगे, जिससे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एनवायरनमेंट में भी कम्युनिकेशन सिक्योर और रिलायबल बना रहेगा। साथ ही मिलिट्री ग्रेड एयर कंडीशनिंग सिस्टम भी इसमें इंस्टॉल किया जाएगा, ताकि इसमें इस्तेमाल होने वाली सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट हर वेदर कंडीशन में प्रॉपरली काम कर पाएंगे। खास करके वेस्टर्न बॉर्डर में इनकी ज़रूरत पड़ने वाली है। इस अपग्रेड का मेन ऑब्जेक्टिव फील्ड में डिप्लॉयड प्रलय लॉन्चर को बैटरी कमांड सेंटर के साथ सिक्योर सैटकम, रेडियो और लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन के थ्रू रियल टाइम में कनेक्ट करना होने वाला है। इससे लॉन्च ऑर्डर, टारगेटिंग डाटा और मिशन अपडेट इंस्टेंटली रिसीव हो पाएंगे और इससे हमारा कोऑर्डिनेशन काफ़ी बेहतर हो जाएगा। कुल मिलाकर प्रलय मिसाइल ने पहले भी सक्सेसफुल यूजर ट्रायल कंप्लीट कर लिया है। अब लॉन्चर के कम्युनिकेशन अपग्रेड से इस मिसाइल सिस्टम की ऑपरेशनल रेडीनेस और भी मजबूत होने की उम्मीद किया जा रहा है और फ्यूचर में सिक्योर कैपेबिलिटी प्रलय मिसाइल को इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के दौरान भी एक हाईली रिलायबल टैक्टिकल स्ट्राइक सिस्टम बनाने की उम्मीद किया जा रहा है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।